गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सैटरडे जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने वर्ण विचार की बात की थी। वर्ण विचार में जो वर्ण है स्वर व्यंजन वो सारे उसके प्रकार स्वर स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से स्वर और कौन कौन से व्यंजन के कितने प्रकार में बांटा गया है, कैसे बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो हमने वो सारा पहले भाषा विचार देखा, फिर वर्ण विचार देखा। अब हम देखेंगे शब्द विचार, पेज नंबर 33। शब्द विचार पेज नंबर 33 में शब्द विचार। शब्द विचार तो हम शब्द विचार शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? क ख ग घ अ आ, ये सारे वर्ण हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कमल। तो आप जब कुछ भी पढ़ते हैं, हम कोई भी शब्द को बोलते हैं, तो हम उसको बोलने के बाद उसको लिखते हैं, राइट? तो ये जो लिखते समय हम जिस शब्द को लिखित रूप देते हैं, शब्द एक एक वर्ण को साथ मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं। तो ये जो शब्द लिखा गया है उसको हम शब्द कहते हैं। हम कुछ भी लिख दे तो वो शब्द नहीं बनता, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे समीर और दिव्या दोनों भाई बहन आपस में बात करते हैं। समीर ने कुछ शब्द पढ़ा, क्या पढ़ा? ल म क, अलग अलग वर्ण को वो पढ़ रहा है। तब दिव्या उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कि तू क्या पढ़ रहे हो? तब समीर कहता है ये मैं फूल का नाम पढ़ रहा हूँ। किसका नाम पढ़ रहा था? फूल का नाम पढ़ रहा हूँ। तब दिव्या उसे कहती है कि नमक नाम का कौन सा फूल है, दिखाओ तो। और वो चित्र देखकर हंसने लगती है और कहती है कि ये तो कमल है, नमक नहीं है, कमल है, पर तू उल्टा पढ़ रहे हैं। उसने क्या पढ़ा था? उल्टा पढ़ा था। कमल को उल्टा करते तो नमक हो जाता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस शब्द हो जाता है। उल्टा कैसे? यही तो लिखा है, वो पीछे से पढ़ता है इसलिए, क्योंकि जब हमें पढ़ना सीखते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि आगे से पढ़ रही है या पीछे से पढ़ रही है। तो उसी की वजह से वो उसे सिखाती है। तुम जो बोल रहे हो नमक, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। दोनों के बाद में संवाद होता है। तब उसकी मम्मा को पता चलता है तो वो भी उसे कहती कि बेटा ये तुम जो पढ़ रहे हो वो शब्द का, नमक नाम का जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कमल है तो वो एक फूल है। ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग भाषा में नहीं होता है। तो हमें शब्द क्या कहलाता है? तो सार्थक शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं।
हमने वर्ण विचार में भी जाना कि वर्णों के मेल से तो शब्द बनता है। शब्द तो बन जाता है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ शब्द नहीं बनाना है। वर्णों के मेल से जो शब्द बनाते हैं उस शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ अवश्य निकलता होना चाहिए। हम शब्द तो चलो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, र द अ क, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस शब्द, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। और उसको सही तरीके से लिखा जाए तो अ द र क, तो ये एक सब्जी का नाम है। उसका अर्थ निकला कि अदरक एक सब्जी का नाम है। तो हम जड़ विचार में जान चुके हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि जो भी शब्द बन रहे हैं उस शब्द का कुछ अर्थ होना आवश्यक है। तो ये हमारा हुआ शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। आपको समझना कितना है, याद रखने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बाद में पढ़ेंगे तो हमको अच्छी तरह से याद रहेगा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों का अर्थ कुछ निकलना आवश्यक होता है और शब्द के मेल से वाक्य बनता है। दो तीन शब्द को मिलकर, जैसे कि राम लिख रहा है, अदरक एक सब्जी है, तो यार शब्द को मिलाकर, दो तीन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं। उसी तरह शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। फिर हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण, हिंदी भाषा में शब्दों का 4 वर्ग में वर्गीकरण किया गया है। 4 वर्ग। कौन कौन से वर्ग? एक उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो आज हम इसको पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर उसका 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है शब्दों को। अलग अलग भाषा को हम हिंदी में कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में ये 4 जो उसके आधार पर स्रोत है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हम देखें तो जैसे हम खाने के समय हमारी थाली में हम अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट पकवान रखे जाते हैं, तो खाने में हमें मजा आता है, आनंद आता है, खुश हो जाते हैं, हमारे मनपसंद का खाना हमको मिलता है। उसी प्रकार क्या है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उस भाषा को बोलने के लिए हम दूसरी जो भाषा है, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द हिंदी में लाए गए हैं और उस शब्द का प्रयोग हम उसी ही रूप में करते हैं। इसलिए हम सब जानते ही है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी कहीं भी प्रांत पे जाओ, हिंदी हम आसानी से बोल सकते हैं। का उपयोग, उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी 4 प्रकार के शब्द है। तो पहला शब्द हम देखें तत्सम शब्द।
तत्सम शब्द कैसे बनता है? तो कि वो भी दो शब्दों के मेल से ही बनता है, तत् और सम। उसको तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द उसी ही रूप में, जो के क्यों वही रूप में जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है, उसी ही रूप में हिंदी में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, तो ये संस्कृत शब्द, उसका प्रयोग हम हिंदी में भी अग्नि भी कर सकते हैं। निंद्रा, नींद। कर्म, काम। तो ये सारे जो शब्द है, ग्रह, गृह, घर, जिसको हम आवास, निर्धन, गरीब, तो ये सारे जो शब्द है वे जैसे के तैसे हम उस शब्द को हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और ये दोनों में क्या फर्क है? तत्सम में संस्कृत भाषा का उसी रूप में लिखते हैं हम, और तद्भव में वो भी दो शब्दों को मिलाकर ही बना जाता है, तद और भव। लेकिन वो संस्कृत भाषा के जो होने वाले शब्द होता है, उसमें कुछ बदलाव, उसका सरल रूप सरल बनाकर हम उसको हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। फर्क कितना है दोनों में? ये वही रूप में लिखा जाता है, ज्यों के त्यों रूप में लिखा जाता है, और ये तद्भव शब्द उसमें थोड़ा बदलाव करके लिखा जाता है। इसमें ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। तत्सम में संस्कृत शब्द को ज्यों के त्यों उसी रूप में हम लिखते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव में जो शब्द है, उस शब्द को थोड़ा सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा बदल कर, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। नेक्स्ट, उसके बाद देखो हमें कुछ तत्सम शब्द का तद्भव रूप यहाँ पे दिया गया है। अग्नि, आग, आंग्र, आम, कर्ण, कान, कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, ध्रुव, घर, गौ, गाय, दंत, दांत, दिवस, दिन, निंद्रा, नींद, पत्र, पत्ता, पद, पैर, मास, माह, मुख, मुंह, रात्रि, रात, सर्प, साप, सूर्य, सूरज, हंस, हाथ, ये सारे शब्द को संस्कृत शब्द कहा जाता है। इसको हम थोड़ा बदल कर हिंदी में लिखते, उसको तद्भव कहते हैं। समझ में आया? आगे हम देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द चलो आगे हम देखेंगे देशज शब्द। वेद, शुभम, बेटा स्टिकर कमेंट नहीं करना है, राइट? कोई कमेंट नहीं लिखेंगे। आपको डाउट है कोई लिख के दो। समझ में आया? आपको डाउट है तो लिख के दो, बाकी कोई स्टिकर कमेंट, जब तक मैं यहाँ से नहीं बोलूं तब तक आपको ओनली सुनना है। धारा, सारा, ये स्टिकर कमेंट जो आप कर रहे हो वो आप पर्सनल में कर लेना, राइट?
नेत्री, नेत्री 1 मिनट बेटा। मैं सारा फोटो खींच लेती हूँ आपकी मैसेज का, कि आपको फिर पता चले ना। वन मिनट। ये स्टिकर कमेंट का मैंने फोटो ले लिया, राइट, तुम्हारी स्टिकर कमेंट का। जितने भी स्टिकर कमेंट करते हैं ना, उसके पेरेंट्स को मैं बुलाऊंगी यहाँ पे स्कूल पे, राइट। चलो हो गया स्टिकर कमेंट का फोटो। उसके पेरेंट्स को हम स्कूल बुला के उससे बात करेंगे। प्रूफ के लिए भी हमको चाहिए ना कुछ, तो क्यों बुलाया है। तुमको ऐसा लगता है ये मजाक मस्ती करना अच्छा लगता है ना, तो हम चालू क्लास में ऐसा करेंगे तो हमारा भी बाय मिस्टेक, इतने बड़े ऊपर हम मिस्टेक करते हैं, वो कैसी बात है, हैं? आप छोटे तो हो नहीं अभी, तुम्हारे में स्टिकर कमेंट चला गया होगा, फिर ज्वाइंट होते हो, फिर लेफ्ट होते हो, राइट। मेरे में तो रहेगा ना, मैंने फोटो खींच लिया, मैं बाहर निकलूं तो मेरा चला जाएगा ना। आप पढ़ाई करते हो या उसी में ध्यान देते हो? हम्म? आपको ऐसा लगे मैम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको पता नहीं चलता है, क्यों? नेत्री मशहूद कहाँ चली गई? फिर डर तो इतना लगता है तो क्यों कमेंट देते हो आप? कोई बात नहीं, नंबर तो हमारे पास है, हम फोन पे पूछ लेते हैं, right? मुझे पता है वो लेट हो गई। मैसेज करना, फिर डर जाते हो तो क्यों मैसेज करते हो? कब की लेट हो गई मुझे पता है प्राची, वो लेट हो गई है। उसने मैसेज देखा ना, मैंने उसका मैसेज देखा, नाम लिया तो वो भाग गई। मैंने आपका मैसेज का फोटो ले लिया है, वो फिर आपको सोचना है क्या करना है। दूसरी बार ऐसा करोगे तो क्या होता है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है बेटा। चलो अब हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, हम देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? कि जो देश में जन्मा हुआ शब्द, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिस शब्द का हम बोलते हैं, उसी शब्द को हमारे देश में विभिन्न प्रदेश के प्रचलित जो अपनी आम भाषा, कि जैसे हम जो भाषा का प्रयोग अपनी भाषा के साथ कर रहे हैं, उसी शब्द को हिंदी में उसी रूप में हम लिखते हैं। जैसे कि लोटा, तो लोटा शब्द का और कोई शब्द हम दूसरा कोई उसमें प्रयोग नहीं करते हैं, ये लोटा को लोटा ही बोलते हैं। कलश कहते हैं ना जिसको हम, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता, ये सारे देशज शब्द है। विदेशी शब्द किसे कहते? कि जो शब्द हिंदी या संस्कृत के तो नहीं है, बल्कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि अनेक विदेशी, जो दूसरे देश के जो भाषाओं का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो अंग्रेजी शब्द डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट, ये बस, कॉलेज, कंपनी, ये सब जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द को हम उसको हिंदी में वही रूप में लिखते हैं, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है।
हम उसी रूप का हमारे हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। अरबी शब्द मतलब, नकल, एहसास, अमीर, किताब, आदमी, अखबार, ये जो सारे शब्द है वो शब्द हम उसी शब्द को उसी रूप में हिंदी में लेकर आते हैं। फारसी शब्द अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, नमक, खजाना, आराम, शर्त आदि शब्द जो है वो फारसी शब्द है। पुर्तगाली शब्द बाल्टी, तंबाकू, फित्ता, चाबी, तो ये सारे शब्द पुर्तगाली शब्द के जिसका हम प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में उसी ही रूप में, देशज में अपने देश में जन्मा हुआ बोलचाल की भाषा का शब्द का प्रयोग हम हिंदी में उसी रूप में करते हैं, तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द उसे कहते हैं कि जो संस्कृत के और हिंदी के नहीं है, और दूसरे जो भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, अरबी, ये शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उसको विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा चिरकाल से ऐसी भाषा रही है कि जिसमें विदेशी सब शब्द का प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं और उसका बहिष्कार भी किया गया है। हिंदी में सब भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये चार उत्पत्ति के आधार पर उसके प्रकार हमने देखे। अब हम देखेंगे रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना और बनावट के आधार पर देखें तो उसके आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना और बनावट के आधार पर यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के शब्द। तो पहला हम देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे, कोई विशेष रूप में उसका प्रयोग होता है और जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गुलाब, घर, जल, घड़ा, समुद्र, ये शब्द तो विशेष है, लेकिन उसका कोई टुकड़ा करने से उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे का देखेंगे फिर हमको इसका पता चलेगा। यौगिक शब्द कौन सा शब्द है? यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, 2 शब्दों के योग से जो शब्द बनता है वे शब्द जो शब्दों के यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से वो शब्द बनता है और उसका टुकड़ा करेंगे तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है राष्ट्रपति, तो दोनों को अलग किया, राष्ट्र और पति, अर्थात क्या होता है राष्ट्र का पति। विद्यालय, विद्या का घर, उसको हम विद्यालय कहते हैं। वायुयान, वायु का यान। रेलगाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये सारे शब्द है वो हमारे 2 शब्द के योग से बनता है, दोनों को अलग करने से उसका अर्थ भी होता है। उस शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा देखेंगे योग रूढ़ शब्द, जो तीनों अलग अलग है, इसका टुकड़ा करेंगे। ये शब्द भी छोटा होता है, उसका विभाजन करने से उसका कोई मीनिंग नहीं होता है और इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है और उसको अलग करने से दोनों का अर्थ भी होता है।
राष्ट्र का पति तो राष्ट्रपति, तो ये दोनों को अलग किया है, राष्ट्र और पति। वायुयान, हवा में चलने वाला जो है उसको वायुयान कहते हैं। एरोप्लेन, तो वो उसका अर्थ दोनों का अलग होता है। वायु मीन्स हवा, यान मीन्स वो चीज है कि जिसको हम हवा में उड़ा सकते हैं, ये वायुयान। तो यहाँ पे इसको योगी शब्द का योग रूढ़ शब्द में क्या आएगा? योग रूढ़ अर्थात वो शब्द कि जो दो शब्द के योग से बनता भी है और उसका अर्थ भी होता है और विशेष रूप में उसका अर्थ निकलता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया है दशानन, जिसके 10 मस्तक है, वैसा कौन है? तो उसका दूसरा मतलब कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको 10 मस्तक है, ऐसा कौन है? तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि रावण है। दूसरा देखो त्रिनेत्र, जिसको 3 नेत्र है, वैसा 3 नेत्रों वाला, अर्थात उसका दूसरा मीनिंग क्या है? ऐसा कौन है कि जिसको 3 नेत्र है? तो ऐसा शिव है। लंबोदर, लंबा उदर है उसका, ऐसा कौन है कि जिसको लंबा उदर है? तो ऐसा कौन है? गणेश जी। समझ में आया कि आप जिस बारे में हम बोलते हैं तो उसका अर्थ भी होता है, कुछ अर्थ निकलता है और वैसे वो उसका अर्थ का भी अर्थ होता है कि वो सब कौन है, तो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये तो शायद 5th में भी आपको आता था, उत्पत्ति के बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। 5th में भी मैंने बताया है, उसको समझाया। इसलिए 6th में और 5th में दोनों में सेम चैप्टर है, एक आपको अर्थ के आधार पर, वो एक ज्यादा है। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हम सब जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो प्रयोग के आधार पर हमें 2 प्रकार से शब्द मिलते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि वो शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण उसके विकार में परिवर्तन होता है। जैसे कि लिंग बदलना, तो हम स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग कर सकते हैं, एक वचन में से बहुवचन कर सकते हैं, कारक बदल सकते हैं। तो जिसका परिवर्तन हो सकता है, जिन शब्दों का परिवर्तन हो सकता है, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो किस चीज का वर्तन हो सकता है? ऐसे कौन से शब्द है? जैसे कि संज्ञा है, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो 2 विकारी और अविकारी शब्द है, उसमें विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन हो सकता है। वैसे कौन से शब्द है? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 है। वो शब्द में हम परिवर्तन करके संज्ञा को बदल सकते हैं, भाववाचक में से जातिवाचक में से भाववाचक कर सकते हैं। और अविकारी कौन सा है? अविकारी शब्द है, उसमें लिंग, वचन और कारक जो है वो जैसे है वैसे ही हम उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी में भी 4 शब्द है, अविकारी में भी 4 है। अविकारी कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
जैसे वो आगे वो चैप्टर आएगी तो उसमें हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर सारे हमारे, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। राइट, चलो, प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, दो रूप में हमें शब्द दिखाई दिया, विकारी और अविकारी, वो हमने पढ़ लिया। अब आगे हम देखेंगे उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर हमें ठीक है, उसके बाद ही हम देखेंगे, एक ही हमारा जो पॉइंट बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक और निरर्थक शब्द, उसमें सार्थक शब्द जो है उसके 5 प्रकार दिए गए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थ शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये सारे जो है वो सार्थक शब्द के प्रकार है। अर्थ के आधार पर ये शब्दों के प्रकार का हम 5 रूप में विभाजन करते हैं। राइट, इसके बारे में भी हमें अगले चैप्टर में जब आएगा तब हम उसको पूरा हम उसके बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कैसा होता है, विलोम शब्द कैसा होता है, अनेक अर्थ वाले शब्द क्या होता है। अगले चैप्टर में हम उसका आगे देखेंगे। चल नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो पहले में लिखो शब्द, वर्णों के सार्थक शब्द को, समूह को शब्द कहते हैं। मैम, हाँ बोलिए। मैम आप अमन का पूछ रहे थे। मैम वो अमन मीटिंग में ऐड हुआ है। मैम अमन हो गया है, कोई बात नहीं, लास्ट में बात कर लेती हूँ। ओके ओके मैम। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? 2 भेद है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, बाद में पीडीएफ में आपको सेंड करूँ, आप कंप्लीट कर लेना आज के दिन में। ओके, संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है। कितने? 4 भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 भेद जो है वो उत्पत्ति के आधार पर
शब्द के भेद है। चलो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। 2 में देखो, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। हमको यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हैं, उसके हमें तद्भव रूप में हमें बदलना है। संस्कृत के शब्द है, उसको हमें थोड़ा बदलाव करके हिंदी में लिखना है। हम सीख के गए ना अभी कि तत्सम और तद्भव क्या है। तो ग्राम, गांव, दंत, दांत, दंत को क्या लिखेंगे? दांत। हस्ती, हाथी। कर्ण, कान, अष्ट, आठ, दधी, दही। तो ये शब्द जो है उसको हमें थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द में लिखना है। पहला शब्द है टेबल। तो टेबल को वो विदेशी शब्द है, हम हिंदी शब्द बनाना है तो मेज, मेज। नसीब, नसीब का किस्मत, किस्मत। डॉक्टर, चिकित्सक तो क्या कहते हैं कि चिकित्सक। नेक्स्ट देखो, ऑफिस, कार्यालय। अखबार, समाचार पत्र। आवाज, आवाज, ध्वनि। रचना के अनुसार शब्द पहचान कर हमें उस शब्द में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द ढूंढना है। रचना के अनुसार शब्द पहचान कर हमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द लिखना है। पाठशाला यौगिक शब्द है। पाठशाला यौगिक शब्द है। चंद्र योग रूढ़ शब्द है। चंद्र शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है। प्रधानमंत्री वो भी यौगिक शब्द है। फल ये रूढ़ शब्द है। चारपाई वो यौगिक शब्द है। हिमालय, हिमालय वो भी यौगिक शब्द है। इसका मैं सेंड करूं पीडीएफ, आप अपने आप कंप्लीट कर लेना, राइट। अब हमें शब्दों को पहचान कर उसके सामने तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द लिखना है। फिरंगी तो वो विदेशी शब्द है। खिड़की, खिचड़ी ये देशज शब्द है। झुंगी वो भी देशज शब्द है। ओष्ठ वो तत्सम शब्द है। चाय वो देशज शब्द है। प्रकोप वो तत्सम शब्द है। खिड़की वो देशज शब्द है। बदतमीज वो विदेशी शब्द है। तो यहाँ पे हमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में हमने पहचान लिया और देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में निम्नलिखित वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द है उसको तद्भव रूप में लिखना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। यहाँ पे 7 दिन लिखा है तो उसका हमें 2 मिनट 7 लिखेंगे, राइट। मिठाई देखकर मुंह में जल आ गया। मुख, मुख का क्या लिखना है? मुंह, मुंह और पानी, जल का पानी तद्भव रूप में बदलना है। आज माने स्वादिष्ट दही खिलाया। आज माने स्वादिष्ट दही खिलाया। दही। आज हम अपने नए गृह जाएंगे। गृह, गृह का मतलब घर होता है। हम हमारे नए घर जाएंगे। शर बहुत विषैला होता है। साप जहरीला। विषैला का मतलब क्या होता है?
जहरीला, उसका मीनिंग क्या होगा? जहरीला। साप, सर्प का साप और विषैला का जहरीला होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रतिदिन हमारे जो प्रयोग में आने वाली विदेशी शब्दों है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, उसका विदेशी रूप शब्द भी लिखना है और हिंदी रूप भी उसका लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर का चिकित्सक, बॉल का गेंद, ट्रेन का रेलगाड़ी, टेबल का मेज, स्कूल का विद्यालय, कॉलेज का महाविद्यालय, किताब तो पुस्तक, अखबार समाचार पत्र, जल पानी, आदमी मनुष्य, चश्मा, एना। तो ये हमें जो अलग अलग शब्द जो विदेशी शब्द है उसका हिंदी पर्याय हमें यहाँ पे बनाना है, तो वो हमें यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। राइट, चलो यहाँ तक हमारा ये वाला 40 पेज तक कंप्लीट। ये वाला पीडीएफ में अभी आपको सेंड कर रही हूँ। आप इसमें से किसी के बुक में बाकी नहीं होना चाहिए, चेकिंग में आई है तो आपकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जब चेकिंग के लिए बुक आती है ना कंप्लीट नहीं है तो हमें इनकम्प्लीट का मार्क देना पड़ता है, कुछ भी लिख के। इसे तो बेटर है आप कंप्लीट करके मुझे चेकिंग में भेजोगे। राइट, चलो यहाँ तक आपसे। हाँ, ये मैं भेज रही हूँ बेटा, जूम करूंगी तो भी आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप उसमें से कॉपी कर लेना। राइट, चलो और किसी को कुछ डाउट? और बेटा जब भी क्लास कोई भरते हैं तब हम किसी को कमेंट ऐसे कोई भी शब्द को लेकर नहीं देते हैं, कोई स्टिकर कमेंट नहीं करना है। राइट, सबके लिए बोल रही हूँ, किसी एक को पर्सनल नहीं कहती हूँ। आप जो भी क्लास भर रहे हो, क्लास में बैठे हो तो क्लास में फालतू के मैसेज करना बंद है, नो अलाउड। ऐसा कोई है ही नहीं कि हम मैसेज करें, हमको जो डाउट है, हमको नहीं समझ में आए तो उसके लिए हम मैसेज करेंगे। राइट, शुभम खास बोल रहे हूँ वेद को और शुभम को। 1 मिनट, वो चली गई आई। अमन कुमार सिंह, अब तू रेगुलर हो गया ना बेटा, तेरे को यस मैम, मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था। आगे का चैप्टर तू कंप्लीट कर लेना हो सके तो एग्जाम के पहले, तो तुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। राइट, चलो नेक्स्ट। और कौन सा? ठीक है बेटा, और कुछ काम नहीं था तेरा, बस यही पूछना था। वो तो चली गई ना, मसोद नहीं है मसोद। ऐसी फालतू मैसेज करके दूसरे को परेशान नहीं करो बेटा, हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान दो। राइट, चलो ऑल स्टूडेंट आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बाकी सबको